नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने आपके सामने बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू की थी, तक़सीम जायदाद। अब ये तो आपको समझ आ गई कि तक़सीम जायदाद का क्या तरीका है। यकीनन अदालतें फ़ैसले करती हैं तो उनके सामने शहादतें होती है, सबूत होते हैं। उन सबूतों के बेस पर अदालतें फ़ैसले सुनाती हैं। अब शहादतें जब तक़सीम जायदाद हो और तक़सीम जायदाद का आपने दावा करना हो तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी दस्तावेज़ात होंगी जो अदालत में पेश की जाना ज़रूरी हैं। नंबर 1, वो तमाम वारसान जिनके नाम पर वरासत तक़सीम होनी है और जो क्लेम करते हैं कि हम इस जायदाद में मुतवफ़्फ़ी के वारसान हैं, उनके शनाख्ती कार्ड की कापियाँ वो पेश करनी होंगी। और दूसरी बात, वो जायदाद जिसने तक़सीम होना है उसकी सबूत मलकियत मुतवफ़्फ़ी के नाम पर यह साबित हो कि इस जायदाद का मालिक मुतवफ़्फ़ी है, और वो दस्तावेज़ात यानी कि वो सेल डीड की शक्ल में हो सकती हैं। आगे मुमकिन है उसको वरासत में मिली हो तो वो वरासत का वरासती फ़र्द मलकियत होती है, या उसने ख़रीद की हो तो उसके ये सबूत देने पड़ते हैं कि जिस जायदाद ने तक़सीम होना है, जिसको हम तक़सीम करना चाहते हैं, वो मुतवफ़्फ़ी की मिल्कियत है। लिहाजा वो अगर तो उसने ख़रीद की है तो वो जायदाद के सेल डीड या बैनामा वो होना चाहिए, और यकीनन उसकी भी फिर देखा जाएगा कि उसकी क्या हैसियत है, क्या वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सेल डीड रजिस्टर्ड है सब रजिस्ट्रार साहब के पास, तो यकीनन उसकी फिर दस्तावेज़ात नंबर होता है, बही नंबर होता है और जिल्द नंबर होता है, और तारीख़ होती है जिस तारीख़ को वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है। तो ये और बाकायदा सब रजिस्ट्रार साहब के उस पर मोहर होती है, दस्तखत होती है, और वो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और वो यकीनन
वकला हजरात जब उसको एग्ज़ामिन करते हैं तो ये ज़रूरी चीज़ें वो देखते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी हैसियत है, लिहाजा वो डॉक्यूमेंट जो बैनामा होता है या सेल डीड होती है या हिब्बानामा होता है बाज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ किसी शख्स को भी वो या तो उसने ख़रीद की होती है या उसको वरासत में मिली होती है या उसको किसी ने हिबा की होती है। तो ये डॉक्यूमेंट उसकी यकीनन उसका जो बैकग्राउंड है, वो मालिक किस तरह बने थे, तो वो सबूत अदालत में पेश करना होता है और अदालत इत्मीनान कर लेती है कि मुतवफ़ी ही इसका मालिक है, और फिर अदालत इत्मीनान उसके बाद करती है कि यही वारसान हैं मुतवफ़ी के। उसके लिए यकीनन क्योंकि शहादत होती है या तो दस्तावेज़ी शहादत होती है या ज़बानी शहादत होती है, जिसको ओरल एविडेंस कहते हैं। ज़बानी शहादत यानी कि अफराद वो बयान देते हैं अदालत में आकर, सपोर्ट करते हैं वारसान को कि यही मुतवफ़ी के वारसान हैं। वो बेवा के बारे में बताते हैं, बेटों के बारे में, बेटियों के बारे में, या जो भी उनके अगर माँ बाप को जानी है तो माँ बाप के बारे में, तो वो ओरल भी आकर बयान देते हैं, ज़बानी बयान देते हैं। और डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो दावे के साथ पहले ही उसकी कापियाँ नकूल पेश कर दी जाती हैं, लेकिन जब ओरल एविडेंस हो जाती है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, असल दस्तावेज़ात, बाकायदा एक तारीख़ दी जाती है मुद्दई पार्टी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, और वो फिर वो दस्तावेज़ात को उन पर बाकायदा एग्जिबिट लगते हैं, उन पर यानी कि जितनी भी दस्तावेज़ात हों उसको, यानी कि अगर मुद्दई ने पेश की हैं तो एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2, एग्जिबिट P3, इस तरह 1, 2, 3, 4 जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हों वो उनके नंबरिंग उन पर फिक्स होती हैं। इसी तरह मुद्दअ जो हैं, जो दूसरी साइड है, उनको भी मौका दिया जाता है कि वो अपने मौक़िफ़ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़बानी के बाद दे। उन पर इसी तरह नंबरिंग लगती है। एग्जिबिट D1 डिफेंस डिफेंडेंट, एग्जिबिट D1, एग्जिबिट D2, एग्जिबिट D3, लाइक दैट। तो जब ये ज़बानी मुद्दई की शहादत और ज़बानी मुद्दअ की शहादत हो जाती है तो फिर वकला हजरात, दोनों पार्टियों के वकील साहिबान, वो बहस करते हैं, जिनको उर्दू में तो बहस कहा जाता है, इंग्लिश में आर्गूमेंट्स कहा जाता है, फाइनल आर्गूमेंट्स। और उसके बाद फ़ैसला अदालत उन दस्तावेज़ात, उन ज़बानी शहादतों
को कंसीडर करके, और यानी कि वैसे टेक्निकल चीज़ मैं यहाँ थोड़ी सी और बताऊँ, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे लेक्चर्स को वकला हजरात भी देखते हैं, ख़ास तौर पर यंग लॉयर्स, वो मेरे साथ राब्ते में हैं, रब्ता करते हैं। जहाँ मैं, चूँकि मैं लाहौर में वकालत करता हूँ और जब मैं अदालतों में पेश होता हूँ तो यंग लॉयर्स, वो लोग जो मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, अब वो मेरे से राब्ते में आ गए हैं और मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। तो इस वजह से मैं अब अपने लेक्चर्स में उनका भी ख्याल मुझे रखना पड़ता है और कुछ अहम टेक्निकल लीगल चीज़ें भी बतानी होती हैं, ताकि वो भी जिस तरह आम व्यूअर्स, आम नाजरीन, क्योंकि शुरू में तो मेरा मकसद पब्लिक एट लार्ज, अवामुन नास को उनके हकूक़ के बारे में ही बताना मकसूद था, लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे मालूमात आ रही हैं, मुझे जो रिस्पांस मिलता है कि यंग लॉयर्स भी मेरे इन लेक्चर से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, आई फील हैप्पी कि क्योंकि नौजवान वकला हमारा यकीनन मुस्तकबिल का सरमाया हैं और मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज उनको पहुँचे, क्योंकि यकीनन जब यंग वकील अपनी वकालत शुरू करता है तो गो उसके पास किताबी इल्म होता है, वो माशाल्लाह BA LLB MA LLB MA LLB होते हैं, LLM होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब दावा और जवाब दावा आ जाता है तो इश्यूज़ फ्रेम होते हैं। उर्दू में तो उनको तनकीहात बोलते हैं, लेकिन लफ्ज़ इंग्लिश का ज़्यादा आम फहम है। इश्यूज़ यानी कि डिस्प्यूट, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मुख्तसरन कोर्ट उनको फ्रेम करती है। यानी कि जो मौक़िफ़ मुद्दई का है कि वेदर द प्लेंटिफ हैज़ कम इन द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स, और अगर मुद्दई की मौक़िफ़ हो कि जिनको कोई बिनाए दावा ही नहीं है, तो फिर एक इशू ये भी फ्रेम होता है, वेदर द प्लेंटिफ हैज़ नो काज ऑफ एक्शन, कि बनाए दावा नहीं है। तो बनाए दावा मीन्स काज ऑफ एक्शन। मैं इंशाल्लाह अपने आइंदा के लेक्चर्स में ये जो लीगल टर्म्स हैं इनको भी एक्सप्लेन करूँगा, ताकि अवामुन नास के साथ साथ वकला हजरात को भी फ़ायदा पहुँचे। तो फिर कोर्ट एक एक करके वो जो इश्यूज़ होते हैं उनको एक एक करके उन पर बाकायदा सोच विचार होती है और वर्डिंग्स होती है और फाइंडिंग्स। जज साहब जो मौक़िफ़ एक पॉइंट के ऊपर मुद्दई का है उस मौक़िफ़ को भी पेश कर सामने रखते हैं और दोहराते हैं अपने ऑर्डर में, और दूसरी साइड से जो उस पॉइंट के ऊपर उनका मौक़िफ़ होता है, उनकी एविडेंस होती है, ज़बानी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनको भी फिर जज साहब इवेल्युएट करते हैं बाकायदा उसको। जिस तरह कहते हैं ना बाल के खाद उतारना, इस तरह जज हजरात दोनों के मौक़िफ़ के पास फिर अपनी फाइंडिंग देते हैं कि सच क्या है उनकी नज़र में। हाँ, अगर
कोर्ट गलती खा गई है तो नाराज़ नहीं होना चाहिए पार्टियों को। आगे अदालतें भी हैं। एक पॉइंट अगर एक जज साहब से गलती भी हो सकती है, ओमिट हो सकता है कोई पॉइंट, तो दूसरी पार्टी को आगे अपील में जाने में अखराजात होते हैं, इस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए, न वकील को परेशान होना चाहिए, न पार्टी को परेशान होना चाहिए, और ना अदालतों पर एलिगेशन बिला वजह लगाने चाहिए कि जी फ़लाँ कोर्ट मिल गई या फ़लाँ ये हो गया, या ऐसा नहीं होता आम तौर पर। क्योंकि हमारी अदालतें माशाल्लाह, अब अदालतों के हमारे जजेस की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फैसिलिटीज़ भी अच्छी दी गई हैं। इसी मकसद के लिए गवर्नमेंट अखराजात करती है ताकि अदालतों में करप्शन ना हो। तो बहरहाल ये अपना एक अलग मौजू है। लेकिन अगर तो वो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि प्रॉपर्टीज़ सकनी भी हो सकती हैं, एग्रीकल्चर भी हो सकती हैं, और अगर वहाँ गए हैं आप एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को तकसीम कराने, तो वहाँ फिर वो फ़र्ज़ मलकियत होती है, वो गिरदावरियाँ होती हैं, वो पटवारी का रिकॉर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने वकील साहब को पेश करनी होती हैं, और वकील साहब फिर अपने मौक़िफ़ के साथ सपोर्ट में ये अदालतों में दस्तावेज़ात पेश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये लेक्चर्स आपके लिए इंशाअल्लाह मुफीद साबित हो रहे हैं। मुझे रिस्पांस मिल रहा है और मैं आपसे दरख्वास्त जैसे करता रहता हूँ कि इनको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मुझसे राब्ते में रहें। कोई पॉइंट एक्सप्लेन ना हो पाया हो तो आप मुझसे, मैं अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी आपको कोई पॉइंट अगर आपकी समझ में ना हो तो मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।